नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र सारोला से पधारे गौरव राठौड़ जी, जो राजकीय शिक्षक भी हैं, लेकिन साहित्य के प्रति इनकी गहरी अभिरुचि है। आज इस कड़ी में हमारे साथ ये मेहमान हैं। आइए बात करते हैं गौरव राठौड़ जी से। गौरव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं एसटीएन चैनल के चीफ एडिटर साहब दिनेश जी गौतम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए युवा लेखक को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव राठौड़ वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कराड़िया, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा पैतृक गांव सारोला है, जो कि कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मैं आज भी वहीं पर निवास करता हूं। मैं गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई भावनाओं को कविताओं के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। मेरे पिताजी श्री बंसीलाल जी राठौड़ खेती करते हैं। मेरी माताजी श्रीमती मनबर राठौड़ अध्यापिका है और मेरी पत्नी श्रीमती अनीता राठौड़ एक गृहिणी है। मेरे एक पुत्र हैं देवांश और एक छोटा भाई है कपिल राठौड़। राठौड़ साहब, लेखन के प्रति आपकी अभिरुचि कब जागृत हुई और कैसे हुई? सर, जब कोरोना काल चल रहा था तो उस दौरान मेरे एक मित्र हैं और साथी बैच के अध्यापक हैं श्री किशन पंडे, उन्होंने लेखन आरंभ किया और अपनी पुस्तक प्रकाशित की। तो उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे एक मित्र के द्वारा काव्य संग्रह प्रकाशित किया गया है। तो उनको देख करके मैंने भी कविताएं लिखना शुरू किया। हालांकि मेरी बचपन से ही कविता के प्रति रुचि रही है और मैं कई बार कविताएं लिखकर रख लेता था, परंतु संकोचवश उनको प्रस्तुत नहीं कर पाता था। परंतु कोरोना काल में जैसे ही समय मिला, तब से मैं धीरे धीरे काव्य के प्रति जागृत हुआ और कविताएं पढ़ी और लिखी। मैं कई वर्षों से, लगभग मैं मानूं तो 20 वर्षों से कोटा दशहरे के कवि सम्मेलन में को सुनने के लिए गांव से मेरे चचेरे भाई मुकुट राठौर के साथ आया करता था और जब तक कवि सम्मेलन समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहीं पर डटा रहता था। चाहे बाइक स्टैंड पर 3-4 बाइक ही बची हो, पर फिर भी हम पूरा कवि सम्मेलन सुनकर जाया करते थे और उससे इतनी आत्मानुभूति होती थी कि मन तृप्त हो जाता था। पूरे वर्ष उस कवि सम्मेलन का हमें इंतजार रहता था। गौरव जी, अब तक आपने कितनी कविताएं लिख चुके आप, और साथ ही गद्य और पद्य दोनों पर आपका प्रभाव, मतलब आपकी लेखनी चल रही है, तो अब तक कितना आप लिख चुके, दर्शकों को बताएं। मैं लगभग अभी तक 60-70 कविताओं का लेखन कर चुका हूँ, जो कि हिंदी में है, और कई कविताओं का मैंने अपनी लोक भाषा हाड़ौती में भी लिखी है और कहानी लेखन में भी मेरी रुचि रही है। कई प्रकार की पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं और मैं वर्तमान में घट रही घटनाओं और यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार कविताओं का लेखन करता हूँ, ताकि सामाजिक तौर पर संदेश मिल सके और लोगों को समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सुधार आ सके। जी,
राठौर साहब, जब कोई लेखक अपनी लेखनी कागज पर उतारता है, जब वह किसी पत्र पत्रिका में छपती है प्रथम बार, तो कैसी अनुभूति उस समय होती है? मैं आपको बता दूं कि मैं लेखन तो प्रारंभ से ही करता था, परंतु वो छपी नहीं थी। एक बार मैंने शिक्षा विभाग राजस्थान की एक मासिक पत्रिका आती है शिविरा, उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की और वीर सावरकर के जीवन दर्शन के ऊपर एक लेख लिखा और वहाँ पर भेजा। तो उनको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको प्रकाशित किया। और जब किसी मित्र के द्वारा वो पढ़ा गया तो उसने मुझे फ़ोन करके सूचित किया कि आपका एक लेख छपा है। तो मुझे इतनी आनंद की अनुभूति हुई जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार से एक बच्चा पढ़ता है और उसका परीक्षा परिणाम आता है, तो उस परीक्षा परिणाम में अगर उसको अव्वल नंबर आते हैं तो वैसी खुशी मुझे महसूस हुई। आपने कई कविताएं लिखी है, कोई कविता हो दर्शकों को सुनाए। जी, आजकल के जो यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले लोग रह गए हैं, उन्हीं के ऊपर मेरी एक कविता है, वृद्ध मन की पुकार। जी। आइए सुनते हैं। दिन रात छाती कूटता है आदमी कि 4 पैसे घर में आ जाएं, अपनी जवानी लुटा देता है घर की जरूरतें पूरी करते करते। रह जाता है अंत में एक जर्जर सा शरीर जिसमें घुसपैठ कर लेती है अनेकों बीमारियां। धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला करती हुई, पर वह फिर भी नहीं रुकता, नहीं थकता। अपने लिए न सही अपने परिवार के लिए जीता है। अपने खर्च काट कर एक एक पैसा बचाता है ताकि छोड़ सके अपनों के लिए धन दौलत और अपार संपत्ति। लेकिन 60-70 की उम्र आते आते उसी संपत्ति पर बच्चों में होने लगती है लड़ाइयाँ, बिखरने लगता है परिवार। बंटवारे की आग में माँ बाप जलने लगते हैं, क्योंकि बेटों पर चलने लगता है बहुओं का जोर। और वही माँ बाप बेचारे कलाने लगते हैं जिन्होंने घर बनाया, आज उसी घर के बरामदे में मजबूर है सोने को। कभी दली से बाहर तो कभी रिश्तों से बाहर कर दिए जाते हैं। बेगाने बनकर गलियों चौराहों में सहारे की तलाश करते करते आप पहुंचते हैं वृद्धाश्रम, जहां पहले से ही बैठे हुए हैं ठुकराए हुए लोग, दुख के बराबर के साथी। वहीं कोई मिलता है जो उनके अंतर मन को बला देता है, पर एकांत में एक सवाल बार बार कचोटता है कि काश इतनी संपत्ति न जोड़ी होती तो किसी टूटी झोपड़ी में ही सही, पर परिवार के साथ तो रहते। क्योंकि गरीबों के बेटे अमीरों की तरह माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं अकेला। बहुत सुंदर कविता। राठौर साहब, राठौर साहब, आप राज्य के शिक्षक हैं और ग्रामीण क्षेत्र यानी घर से भी काफ़ी दूर आप अध्यापन कराने जाते हैं। किस तरह समय निकाल पाते हैं अपने लेखन का? आजकल राजकीय विद्यालयों में भी बहुत सारा काम है रहता है, तो जैसे भी समय मिलता है अवकाश के दिन या रात को सबके सोने के बाद, जब भी मुझे समय मिलता है मैं डायरी पेन लेकर के बैठ जाता हूँ और अपनी लेखनी प्रारंभ कर देता हूँ। या मुझे कहीं पर कोई पीड़ा नज़र आती है किसी को देख करके और उसी वक्त मेरे मन में कुछ विचार आता है, तो मैं उस लाइन को कहीं ना कहीं नोट कर लेता हूँ और फिर जब रात्रि में एकांत में बैठ करके सोच विचार करके कविताओं का लेखन करता हूँ। जी। आपने गद्य भी लिखा और पद्य भी लिखा, तो अब तक आपका जो संकलन है, क्या इस
के बारे में सोचा, कोई पुस्तक के रूप में आप समाज के सामने उसे लाना चाहेंगे? बिल्कुल सही। मेरी रुचि है कि मेरी भी कोई पुस्तक का प्रकाशन हो। मैं अभी तक 60-70 कविताएं लिख चुका हूं और आगामी समय में शीघ्र ही मेरी एक कविता संग्रह की पुस्तक आने वाली है। राठौर साहब, आप लेखन करते हैं और अपना लेखन, ऐसा कहा जाता है कि कोई लेखन करने के बाद उसके लिए एक गुरु होता है जिससे उसे जचाया जाता है। तो आपने भी, आप पर भी किसी कवि या साहित्यकार का प्रभाव आया आपके? जी सर, मेरे अंदर मेरे मित्र हैं किशन पन्ने, उनका काफ़ी योगदान रहा है। वो उनसे मैं समय समय पर सलाह मशवरा करता रहता हूँ। साथ ही में एक समीक्षक है श्री विजय जोशी जी, उनसे भी मेरा संपर्क रहता है और वह भी मुझे गाइड करते हैं। राठौर जी, और कोई कविता हो आपके पास, जी सुनाइए। जी सर, आजकल मैं एक कविता की प्रस्तुति दे रहा हूँ हेलमेट के ऊपर, जो कि लोग केवल लगाने में कतराते हैं परंतु वो उनकी ज़िंदगी बचाता है। तो मेरी कविताएं हमेशा संदेश देने वाली रहें, ये मेरा विचार है। तो आइए सुनते हैं हेलमेट के ऊपर। जब हम बाइक पर बैठकर निकल पड़ते हैं एक सफ़र के लिए, पर भूल जाते हैं हेलमेट पहनना, क्योंकि या तो हमें आता है सर पर दर्द या डर लगता है कहीं बिगड़ ना जाए हमारे बाल और कंघी, या कभी लेकर भी जाते हैं तो टांग देते हैं बाइक के कांच पर यह कोई नहीं जानता कि सफर कैसे कटेगा। कभी सामने आ जाए कोई शराबी वाहन लेकर, या भगोड़ा या गजेड़ी, या हो उसका ध्यान कहीं और, वह लहराता हुआ दे जाए हमें टक्कर, या सड़क हो खराब फिसल जाए बाइक, टूट जाए हाथ पैर पसलियां और फूट जाए सिर। डॉक्टर के पास इलाज है हाथ पैर व पसलियों का, पर सिर का नहीं, क्योंकि उसमें रहता है हमारा दिमाग। इसलिए हमें बचाएगा सिर्फ हेलमेट, जो खुद टूट जाएगा परंतु अंग रक्षक बनकर हमारी जान बचाएगा। जब भी हम जाते हैं बाहर तो इंतजार करते हैं हमारे माँ बाप और बच्चे। यदि हमें चाहिए खुद की या परिवार की सुरक्षा तो पहने हेलमेट और बचाए जीवन सबका। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक संदेश देती कविता आपने सुनाई। गौरव जी, अब तक आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार मिले हो, दर्शकों को बताएं। जी, मुझे सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर पर शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मिला। उसके उपरांत उपखंड स्तर पर 2 बार सर्वश्रेष्ठ बीएलओ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभी जो एसआईआर कार्यक्रम चला था उसमें भी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था, और संस्कृति साहित्य और मीडिया फोरम के द्वारा भी, जो एक साहित्यिक मंच है, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में जो 26 जनवरी निकली है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी द्वारा पुरस्कार दिया गया। आगे आपका क्या प्रण रहेगा? साहित्य यात्रा आपकी चलती रहेगी, क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि हम समाज को 2 प्रकार से सुधार सकते हैं, एक तो शिक्षक के तौर पर और दूसरा साहित्यिक रचनाओं के द्वारा। हम बुद्धिजीवियों को साहित्यिक रचनाएं लिखकर उनकी भावनाओं को जागृत कर सकते हैं, सोई हुई भावनाओं को जगा सकते हैं
और समाज को एक बेहतरीन दौर में ले जा सकते हैं। तो शिक्षक के तौर पर तो मैं अपना योगदान दे ही रहा हूँ, साथ में साहित्यिक तौर पर भी मेरा योगदान सदैव समाज के लिए रहेगा और प्रेरणादायी रहेगा, ताकि एक हम अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जी। गौरव जी, जाते जाते एक कविता हमारे दर्शकों को और सुनाएं। जी, मेरी कविता माँ के ऊपर लिखी गई है। माँ किस किस प्रकार से बच्चों को पालती है, उसके ऊपर ये कविता है। आइए सुनते हैं। औलाद को 9 महीने कोख में पालती है माँ, जहाँ शरीर एक कांटा भी नहीं सह पाता, वहीं वह 3-4 किलो वजनी दर्द को हंसकर सह लेती है, इस विश्वास में कि कल को कोख से बाहर आएगा उसका संसार। प्रसव पीड़ा हो या शल्य चीर की यातना, अपने शरीर को कटवाकर अपने आप को कमजोर करके कई महीनों का चैन त्याग कर वह जन्म देती है इस धरती पर अगली पीढ़ी को। पर जन्म के साथ उसका बोझ कम नहीं होता। कभी रातों में गीले बिस्तर संभालते संभालते दिन में सोती है, तो कभी दिन काट कर रात भर रोती है। सर्दी हो, बरसात हो या हो लू के थपेड़े, नवजात की हल्की सी चिड़चिड़ाहट उसके कलेजे में हजारों कांटे बो देती है। धीरे धीरे वह अपने बच्चे को बड़ा करती है, चलना सिखाती है, गिरने पर जीवन की पहली ठोकर समझाकर प्यार से गले लगा लेती है। बोलना सीखते समय मोहित हो जाती है उसकी तुतलाती बोली पर और उन्हीं शब्दों में अपनी दुनिया बुन लेती है। स्कूल भेजना, होमवर्क कराना, शरारतों पर पर्दा डालना, पसंद का खाना बनाना, डांटना भी तो केवल इतना सा कि ममत्व आहत न हो। जब बच्चे होने लगते हैं जवान, तो पिता और संतानों के बीच वह सेतु बन जाती है और समय आने पर उनकी गृहस्थी बसाकर आशीर्वादों से आबाद कर देती है। जब भी बेटा घर से बाहर निकलता है, तब तक माँ सजदे में रहती है, दुआओं में सांस रोककर। पर इतना सब करने के बाद भी एक दिन बच्चा माँ का त्याग भूल जाता है, क्योंकि जीवन संगिनी की मीठी बातों में उसका मन बस जाता है। और सास बहू की तकरार में माँ, जो पूरा घर हुआ करती थी, अकेली रह जाती है अपने ही आंगन में अजनबी बनकर। बहुत 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 सुंदर। ये थे हमारे साथ राज्य के शिक्षक सारोला से पधारे गौरव राठौड़ जी। राठौड़ जी राज्य के शिक्षक होने के साथ साथ कड़ी मेहनत, समय निकालकर अपना साहित्य सृजन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक पुस्तक के रूप में समाज के सामने रखेंगे, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। अगले हफ्ते हम एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।